अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिछले जो लेक्चर्स के अंदर हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे ना, वो बहुत कॉमन टॉपिक्स थे, बेसिक चीज़ें उसमें डिस्कस हुई थी। लेकिन अब जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट के साथ साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाने के साथ साथ आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और हेडिंग्स बड़ी अच्छी आपने देनी है। इसके लिए क्या करना है, आपने जब लेक्चर लेना है तो साथ में आप बॉल पेन एंड रजिस्टर लेकर बैठा करें, और जो जो हेडिंग्स मैं आपको करवा रही होती हूँ आप लोगों को, वो आपने साथ साथ नोट करनी है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपको टॉपिक को याद रखना आसान हो जाता है, और आपको ये भी याद रहता है कि मैंने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या मैंने अब लिखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हेडिंग्स भी बनी हुई हैं, साथ साथ आप देख सकते हैं। चलें जी, फाइनली हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आगे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लोकेशन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर है। सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है, हम ये बात पढ़ चुके हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, तमाम सेल्स में एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजरली प्रोटीन्स होती हैं, और लिपिड्स की भी तादाद होती है, लेकिन वो थोड़ी कम होती है। प्रोटीन्स की बात करें तो 60 to 80% हमारे पास प्रोटीन्स हैं, और लिपिड्स में वो 20 to 40% होते हैं। स्मॉल अमाउंट्स में आपके पास कार्ब्स भी होते हैं, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया है। एक थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर है और एक नया स्ट्रक्चर है, मॉडर्न है, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है 2 लिपिड की मेम्ब्रेन्स हैं, और वो सैंडविच्ड हैं बिटवीन 2 प्रोटीन की लेयर्स, ठीक है। यानी कि प्रोटीन की लेयर्स हैं, उनके दरमियान में 2 प्रोटीन की लेयर्स हैं, उसके दरमियान 2 लिपिड की लेयर है। और ये स्पेसिफिकली सेल ऑर्गेनल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है उसका मॉडल है, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अगर हम इसमें अगर डायग्राम देखें तो इसमें आपको हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक आपने कहते हैं ना साइकोलॉजी के अंदर कि फ़लाँ शख्स को ना जिन्हें पानी का फोबिया है, या किसी भी चीज़ का फोबिया, यानी कि वो इस चीज़ से डरता है, दूर भागता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो पानी से दूर भागती है, पानी के साथ उसकी अफेक्शन नहीं है। हमने बेसिकली एफिनिटी या अफेक्शन की बात करनी, और फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन से रिलेटेड है ये लफ्ज़। हाइड्रोफिलिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, पानी के साथ उनका बड़ा, यानी कि उनकी बड़ी अफेक्शन होती है, बड़ी मोहब्बत होती है। तो हाइड्रोफिलिक ज़ाहिर है वो कंपाउंड्स होते हैं जो पोलर होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो पानी से दूर भागते हैं, पानी में हल नहीं होते। लिपिड जो होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, और लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात होगी। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन की लेयर, लिपिड की तो 2 लेयर्स हैं ही, लेकिन प्रोटीन्स की लेयर्स कॉन्टीन्यूस नहीं है। प्रोटीन्स लिपिड के मेम्ब्रेन्स के साथ मौजूद है, लेकिन वो कहीं कहीं पे मौजूद है, कॉन्टीन्यूसली मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया गया था। प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कॉन्टीन्यूस बट एम्बेडेड इन मोज़ेक मैनर। मोज़ेक मैनर का मतलब है कि वो डिसकॉन्टीन्यूस मैनर में मौजूद है। जैसे मैंने हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ किया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये डिफरेंट जो है वो पोजीशंस पे मौजूद है, तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल की मेम्ब्रेन हो या ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स।
यहाँ पे मैंने छोटा सा घर बनाया है। फ़र्ज़ कर लें कि आपका घर है। आई एम सॉरी मेरे बच्चों, ये तो बहुत छोटा बना है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लें, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए बनाया है। तो देखिए ये एक घर है, ठीक है। आपके घर में क्या होता है, फ्रंट पोर्शन से ही कोई एंटर या लीव कर सकता है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन होती है वो भी आपके जो सेल होता है ना, उसका दरवाज़ा होता है। उसके थ्रू ही मटेरियल्स ने अंदर आना होता है या बाहर जाना होता है, ठीक है। तो ये इसका वाइटल रोल होता है, यही है कि ये मटेरियल्स की मूवमेंट करवा रहा होता है अंदर या बाहर। तो ये सेल का वो दरवाज़ा होता है जिसके थ्रू मटेरियल्स अंदर बाहर मूव कर पा रहे होते हैं, पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसको बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब ये मूव कैसे करता है, घर के फ्रंट पोर्शन से किसी ने अंदर बाहर आना है तो वो दरवाजे के थ्रू मूव करेगा ना। इसके अंदर भी दरवाजे हैं, वो चार्ज्ड पोर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, एक्ट्स एज अ बैरियर। अब देखिए आपके घर में दरवाज़ा लगा हुआ है ऑल्दो, लेकिन क्या आप हर किसी को एंटर होने देते हैं अपने घर में? नहीं ना, ठीक है। आपके जो घर है उसका जो दरवाज़ा लगा हुआ है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। आपको बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक करता है, कोई अननोन बंदा होगा, तो आप उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, ज़ाहिर है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई चाचू हैं, मामू हैं, वो आ जाते हैं, तो आप डेफिनेटली दरवाज़ा खोलेंगे, राइट। तो बात कहने का मकसद ये है कि आपको समझाया जाए कि ये एज अ बैरियर काम कर रहा है। ये हर सब्सटेंस को अपने अंदर मूव नहीं करने देता, सिर्फ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही मूव करवाता है। तो ये सेमी परमिएबल, सेमी कहते हैं हाफ को, यानी कि किसी को आने देगा, किसी को नहीं आने देगा। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कि सेलेक्टिवली आने देता है, हर एक को नहीं आने देता। सेमी का मतलब होता है हाफ, सबको नहीं आने देगा। डिफरेंशियली का भी यही मायने है, इसी मीनिंग में आता है। सेलेक्टिवली, सेमी एंड डिफरेंशियली परमिएबल होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, एक बैरियर के तौर पर काम कर रही होती है, ये एक चेक पॉइंट के तौर पर काम कर रही होती है, हर मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती। अब कौन से मॉलिक्यूल्स इजीली पास करते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आपने मेम्ब्रेन का अगर आप अपनी बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं कि आप देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादातर जो है वो लिपिड्स मौजूद हैं, मतलब ज़्यादातर एरिया में लिपिड्स, प्रोटीन्स ऑल्दो ज़्यादा परसेंटेज में है, लेकिन वो कहीं कहीं पे मौजूद है। तो लिपिड ज़्यादातर एरिया में आपको लिपिड्स नजर आएंगे। तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो इजीली पास कर जाएंगे, ठीक है। बाकी जो होंगे जैसे छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, जो कि न्यूट्रल होते हैं, वो उनको वहाँ से गुजरने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट होती किस तरह से है। दो तरह से होती है, पैसिव एंड एक्टिव। हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ का लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के टुवार्ड तो चीज़ ने जाना है, या मोलेकुलर मोशन की वजह से कोई भी चीज़ जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में उसने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो जाना है, और इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती, ठीक है। तो ये टुवार्ड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो जा रहा है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के टुवार्ड होती है, यानी कि हाई से लो की तरफ, ठीक है। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इससे उल्टा, आप इसी चीज़ को ऑपोजिट करते हैं, लो से हाई की तरफ जाता है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम कर रहा होता है, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डिफ्यूजन आ जाती है, इसमें मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट क्रॉस द मेम्ब्रेन होती है, और वो विदाउट एनर्जी की यूटिलाइजेशन के बगैर होती है। ऑस्मोसिस में वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब डिफ्यूजन एक अकेला डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यहाँ पे जो वर्ड फैसिलिटेटेड है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रही है, हेल्प आउट कर रही है। जैसे ग्लूकोज की जो मूवमेंट है वो ऐसे होती है, देखिए ऊपर से मॉलिक्यूल आया, उसने अपने आप को, ये बिल्कुल इस तरह से, जैसे अब मैं आपको अपने हाथ दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से, बल्कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये चीज़ कुछ इस तरह से है, देख, ठीक है। मॉलिक्यूल अंदर मूव किया, इसने इसको अंदर आने दिया, और लास्ट में जो है वो इसने इसको नीचे निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस को हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। इसके थ्रू होती है, और ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस किस में आ रही होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन में जिसके क्रॉस वो मूव कर रहा होता है।
अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या चीज़ आती है, एक होती है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल सेल के अंदर आ रहा है, सेल उसको एनगल्फ कर रहा है। वो पार्टिकल कोई सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है, कोई लिक्विड फॉर्म में, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फैगोसाइटोसिस में वर्ड फैगो का मतलब है ईटिंग और साइटो का मतलब है सेल, यानी कि सेलुलर ईटिंग, सेल कोई बड़ी चीज़ को एनगल्फ कर रहा है। पिनोसाइटोसिस में क्या है, इसका मतलब है लिक्विड, साइटो मीन्स सेल, तो सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी कि सेल लिक्विड मटेरियल्स को या कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने दे रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अच्छा, एक और चीज़ इसमें एक्सोसाइटोसिस भी है, सेल से कोई चीज़ निकल कर बाहर जा रही है तो वो एक्सोसाइटोसिस होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस की बात करें, आपकी जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूरोलीमा। ठीक है, उस उसकी मदद से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं और बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है और कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहती है। सो ये जो है नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन भी कर रहा होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने पढ़े हैं। सबसे पहला हमने जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ा है वो है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होती है। दूसरी बात ये पढ़ी कि वो एज अ बैरियर काम कर रहा होता है। तीसरी बात ये पढ़ी कि ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस करवाता है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।